नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित विगत परीक्षाओं में आए हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक है। ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. नामवरसिय, सी. रामचंद्र शुक्ल, डी. रामविलास शर्मा। नेगी पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवरसिय, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा सी. रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास में पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा रचित है। इसमें कुल 68 छंदों का प्रयोग किया गया और 69 सर्ग है। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग। एक प्रमुख रूप से वीर रस से संबंधित काव्य से संबंधित है, वीर रस से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध है। ए. सरप्पा, बी. कणप्पा, सी. डोमिप्पा, डी. कमरिप्पा। कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध है। सही आंसर होगा ए. कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध सरप्पा है। और हिंदी का पहला कवि भी सरप्पा को राहुल सांकृत्यायन ने माना है। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ए. सरप्पा, पुष्पदंत, अर्धमान, लुइपा। बी. लुइपा, सरप्पा, अर्धमान, पुष्पदंत। सी. पुष्पदंत, सरप्पा, लुइपा, अर्धमान। डी. सरप्पा, लुइपा, पुष्पदंत, अर्धमान। तो रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम होगा। सही आंसर होगा डी. सरप्पा, लुइपा, पुष्पदंत, अर्धमान। यानी सरप्पा का जन्म 7वीं से 8वीं शताब्दी, लुइपा है 8वीं सदी, पुष्पदंत का है 10वीं और अर्धमान का होगा 14वीं शताब्दी। तो इस प्रकार सरप्पा, लुइपा, पुष्पदंत और अर्धमान सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। यह विचार किसका है? ए. मुनि जिनविजय, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. धीरेन्द्र वर्मा। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। यह विचार किसका है? ए. मुनि जिनविजय, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. धीरेन्द्र वर्मा। सही आंसर होगा बी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं होता, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपरोक्त पहेली से क्या अभिप्राय हैं?
ए सन्यासी, बी खंडहर, सी कुआं, डी प्रेमी का हृदय। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? ए सन्यासी, बी खंडहर, सी कुआं और डी प्रेमी का हृदय। तो इसका सही आंसर होगा सी कुआं। यानी इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। इस पहेली का अर्थ होगा कुआं। इसी प्रकार इनकी और पहेली हैं कि एक थाल मोती से भरा सिर पे औंधा धरा, एक थाल मोती से भरा सिर पे औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो उसको कहते हैं आकाश। एक नार ने, दूसरी इनकी एक और प्रसिद्ध पहेली है। एक नार ने अचरज किया, मारा सांप को पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, जो जो सांप और जो सूखे ताल और सांप मर जाए तो होगा दीपक और बाती। दीपक और बाती। आगे का प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में दब स्वाय और द्रव्य स्वभाव प्रकाश काव्य ग्रंथ की रचना करने वाला कवि कौन है? यानी कि अपभ्रंश भाषा में दब साव पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश काव्य की रचना करने वाला कवि कौन है? ए हेमचंद्र, बी शालिभद्र सूरी, सी देवसेन, डी लक्ष्मीधर। यानी अपभ्रंश भाषा में दब साव पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश काव्य ग्रंथ की रचना करने वाला कवि कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सी देवसेन। देवसेन दब सवाई पयास रचना के रचनाकार है। इसके अलावा इन्होंने हिंदी साहित्य के वृद्ध इतिहास लेखन में अग्रणी संस्था कौन है? यानी हिंदी साहित्य के वृद्ध इतिहास लेखन में अग्रणी संस्था कौन है? ए नागरी प्रचारिणी सभा काशी, बी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, डी केंद्रीय हिंदी निदेशालय। डी केंद्रीय हिंदी निदेशालय। यानी हिंदी साहित्य के वृद्ध इतिहास लेखन में अग्रणी संस्था कौन है? ए नागरी प्रचारिणी सभा काशी, बी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, डी केंद्रीय हिंदी निदेशालय। इसका सही आंसर होगा ए नागरी प्रचारिणी सभा काशी। नागरी प्रचारिणी सभा काशी। नागरी प्रचारिणी काशी सभा का स्थापना 16 जुलाई 1893 में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष राधा कृष्णदास थे, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पुपेरे भाई थे। वर्ण रत्नाकर के रचयिता है। वर्ण रत्नाकर के रचयिता है। ए स्वयंभू, बी विद्यापति, सी जगन्नाथ, डी ज्योतिरिश्वी ठाकुर। ज्योतिरिश्वी ठाकुर वर्ण रत्नाकर के रचयिता है। ए स्वयंभू, बी विद्यापति, सी जगन्नाथ, डी ज्योतिरिश्वी ठाकुर। सही आंसर होगा डी ज्योतिरिश्वी ठाकुर। वर्ण रत्नाकर आदिकाल की एक गद्य रचना है। इसकी 14वीं शताब्दी में हुई और इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। ज्योतिरिश्वी ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर को ज्योतिरिश्वी को मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। सहजयान संप्रदाय के प्रवर्तक थे। सहजयान संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ए गोरखनाथ, बी शरप्पा, सी सहजोबाई, डी इनमें से कोई नहीं। सहजयान संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ए गोरखनाथ, बी शरप्पा, सी सहजोबाई, डी से कोई। तो इसका सही आंसर होगा बी शरप्पा। यानी सहजयान संप्रदाय के प्रवर्तक थे शरप्पा। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में है? यानी मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में है?
ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। ए 2, बी 3, सी 4 और डी 6। तो इसका सही आंसर होगा सी 4, यानी मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में। इसके प्रथम 3 भाग तो 1913 में, प्रथम तीन भाग 1913 में, वह चौथा भाग 1934 में, चौथा भाग 1934 में। वह इसमें लगभग 5000 कवियों का वर्णन है। किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी राहुल सांकरतैन, सी गणपति चंद्र गुप्त, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी राहुल सांकरतैन, सी गणपति चंद्र गुप्त, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर होगा ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया और उन्होंने विधेयवादी पद्धति के आधार पर अपने काल का विभाजन किया। विधेयवादी और कहा कि साहित्य की जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा है? रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा है? ए गणपति चंद्र गुप्त, बी राहुल सांकरतैन, सी नरोत्तम स्वामी, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा है? ए गणपति चंद्र गुप्त, बी राहुल सांकरतैन, सी डॉक्टर नरोत्तम स्वामी, डी रामचंद्र शुक्ल। सही आंसर होगा डी। रासो शब्द का संबंध रसायन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बीसल देव रासो में उल्लेखित पंक्तियों के आधार पे किया है। और गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय या राजसू से मानी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से मानी, जो सर्वाधिक प्रमाणित है। रासक शब्द से मानी जो सर्वाधिक प्रमाणित है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रास शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। संबंध रासो शब्द की उत्पत्ति रास शब्द से मानी है। गारसा दत्तासी ने राजसू या राजसू से, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से, जो सर्वाधिक प्रमाणित है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की रसायन शब्द से मानी है। बसंत विलास 84 छंदों का काव्य हैं। ए श्रृंगारी काव्य, बी वीर काव्य, सी भक्ति काव्य, डी नीति काव्य। बसंत विलास 84 छंदों का काव्य हैं। ए श्रृंगारिक काव्य, वीर काव्य, भक्ति काव्य, डी नीति काव्य। इसका सही आंसर होगा ए श्रृंगारिक काव्य। बसंत विलास 84 छंदों का काव्य हैं। इसके रचनाकार अज्ञात है, रचनाकार का नाम अज्ञात है। इसका प्रथम संपादक केशवलाल हरसाद राय ध्रुव है के प्रथम संपादक केशवलाल हरसाद राय ध्रुव है। और इसमें वसंत ऋतु में स्त्रियों के पर पड़ने वाले प्रभावों का, वसंत ऋतु में स्त्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव का मनोहारी वर्णन है।
अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं-8वीं शताब्दी से किसने माना है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं-8वीं शताब्दी से किसने माना है? ए. रामचंद्र शुक्ल, बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. राहुल सांकरतैन, डी. चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका सही आंसर होगा डी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं से 8वीं शताब्दी माना है। तबकात शुअरा के लेखक है ए. अमीर खुसरो, बी. नूर मोहम्मद, इंसा अल्लाह खा, डी. मौलवी करीमुद्दीन। यानी तबकात शुअरा के लेखक है ए. अमीर खुसरो, बी. नूर मोहम्मद, सी. इंसा अल्लाह खा, डी. मौलवी करीमुद्दीन। इसका सही आंसर होगा डी. मौलवी करीमुद्दीन। यानी तबकात शुअरा गार सादत तासी द्वारा रचित इस्तवार द ला लिटरेतर एंदोई हिंदुस्तानी रचना का उर्दू में अनुवाद तबकात शुअरा नाम से किया मौलवी करीमुद्दीन ने, और इसी रचना का इस्तवार द ला लिटरेतर हिंदुस्तानी का हिंदी भाषा में अनुवाद हिंदुई साहित्य के नाम से हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने किया। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया। अमीर खुसरो कृत नुआ सिपर का विषय है ए. भाषा बोली, बी. काव्य शास्त्र, सी. शब्द का, डी. प्रशस्ति ग्रंथ। अमीर खुसरो द्वारा कृत नुआ सिपर का विषय है ए. भाषा बोली, बी. काव्य शास्त्र, सी. शब्द का प्रशस्ति ग्रंथ। इसका सही आंसर होगा ए. भाषा व बोलियों का अमीर खुसरो कृत निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। ए. पृथ्वीराज रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है, बी. बिसल देव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है, सी. अधिकतर रासो काव्य प्रमाणित नहीं है, डी. विजयपाल रासो अपभ्रंश की रचना है। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। ए. पृथ्वीराज रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है, बी. बिसल देव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है, सी. अधिकतर रासो काव्य प्रमाणित नहीं है, डी. विजयपाल रासो अपभ्रंश की रचना है। इसका सही आंसर होगा ए. पृथ्वीराज रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है, यानी कि पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है ए. शांत, बी. वीर, सी. करुण, डी. हास्य। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है, सही आंसर होगा बी. वीर रस। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ए. गारसादा तासी, बी. मिश्र बंधु, सी. रामचंद्र शुक्ल, डी. डॉक्टर ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ए. गारसादा तासी, बी. मिश्र बंधु, सी. रामचंद्र शुक्ल, डी.
डॉक्टर ग्रियर्सन। इसका सही आंसर होगा डी, डॉक्टर ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर द लिटरेचर ऑफ स्थान में इसका काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया, जो कुल 11 भागों में था। नायिकाओं का नक्सिक वर्णन मिलता है। नायिकाओं का नक्सिक वर्णन मिलता है। ए रोड़ाकृत राहुलवेल में, बी असाहितकृत हंसावली में, सी कुशल लाभकृत ढोला मारूरा दुआ में, डी अध्ययमानकृत संदेश रासक में। अध्ययमान संदेश रासक, अध्ययमान कृत संदेश रासक में। सही आंसर होगा ए रोड़ाकृत राहुलवेल में, कि रोड़ाकृत राहुलवेल 10वीं शताब्दी की रचना है, 10वीं शताब्दी की रचना है, और ये गद्य की रचना है, गद्य रचना है, गद्य रचना। इसे चंपू काव्य भी कहते हैं, क्योंकि गद्य व पद्य दोनों शामिल है, और इसमें 7 बोलियों का वर्णन है, 7 बोलियों का वर्णन है, जिसमें राजस्थानी प्रमुख है, जिसमें राजस्थानी प्रमुख है। 7 बोलियों का वर्णन है, जिसमें राजस्थानी प्रमुख है। सखी पिया को जो मैं न देखे, सखी पिया को जो मैं न देखे, तो कैसे काढूं अंधेरी रतियां। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? यानी सखी पिया को जो मैं न देखे, तो कैसे काढूं अंधेरी रतियां। उपयुक्त काव्य पंक्तियां ए विद्यापति, बी नरपति नाल, सी भट्ट केदार, डी अमीर खुसरो। तो ए विद्यापति, बी नरपति नाल, सी भट्ट केदार, डी अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर होगा डी अमीर खुसरो। ये पंक्तियां खड़ी बोली के रचयिता, प्रथम प्रयोक्ता खड़ी बोली के काल में अमीर खुसरो की है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, ये उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन है ए राहुल सांकरतैन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नामवर सी है। सही आंसर होगा बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही है। कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा, अपभ्रंश को प्राकृत भाषा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा कहा है। निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है? ए बिसलदेव रासो, बी परमाल रासो, सी हुमान रासो, डी पृथ्वीराज रासो। निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है? बिसलदेव रासो, ए बिसलदेव रासो, बी परमाल रासो, सी हुमान रासो, डी पृथ्वीराज रासो। सही आंसर होगा ए नरपति नाल द्वारा रचित रासो बिसलदेव रासो है, परमाल रासो जगनीक का है, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई का है, और कुमार रासो दलपति विजय का है, रासो दलपति विजय का है। निम्नलिखित में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? ए रामायण
तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश। बी चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था। सी गुरु महिमा। डी उलट बांसियां। यानी नाथ साहित्य से संबंधित विशेषताएं नहीं है। रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलट बांसियां। इसका सही आंसर होगा ए। रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। आदिकाल के नामकरण के बारे में असत्य कथन है। ए जॉर्ज ग्रियर्सन चारणकाल। बी महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजोपन काल। सी मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। डी रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल। आदिकाल के नामकरण के बारे में असत्य कथन है। जॉर्ज ग्रियर्सन चारणकाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजोपन काल, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल, रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल। इसका सही आंसर होगा सी मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। यानी मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया है, आरंभिक काल नाम दिया है और प्रारंभिक काल गणपति चंद्र ने दिया है। गणपति चंद्रगुप्त ने दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल का असुमेलित है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय। दूसरी परंपरा की खोज नामवर्षी है। हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास रामस्वरूप चतुर्वेदी। डी हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन भागीरथ मिश्र। तो सही आंसर होगा डी हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का है। किसका है? नलिन विलोचन शर्मा का है। नलिन विलोचन शर्मा का है। और भागीरथ मिश्र के यानी हिंदी का काव्य शास्त्र का इतिहास, और भागीरथ मिश्र के सही ग्रंथ का नाम है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास है। और हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय का है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह का है। और हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति नहीं है। ए इतिवृत्तात्मकता बौद्धिकता। बी युद्ध वर्णन की सजीवता। सी वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता। डी आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति नहीं है। ए इतिवृत्तात्मकता। बी युद्ध वर्णन की सजीवता। सी वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता। डी आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इसका सही आंसर होगा ए इतिवृत्तात्मकता बौद्धिकता आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति नहीं है। यह द्विवेदी युग की है। यह द्विवेदी युग की प्रधान प्रवृत्ति है। के अलावा युद्ध वर्णन की सजीवता है, वीर रस की प्रधानता है और आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। असुमेलित को छांटिए। ए हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास डॉक्टर गुलाब राय। बी हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। ए हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास डॉक्टर बाबू गुलाब राय सही है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यह भी सही है। हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास डॉक्टर नागेंद्र का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। और गणपति चंद्रगुप्त के इतिहास का साहित्य इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त के का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास।
पुष्पदंत की वह कौन सी रचना है जिसमें 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है? पुष्पदंत की वह कौन सी रचना है जिसमें 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है? ए जसर चरियु, बी अणय कुमार चरियु, सी आदि पुराण, डी महापुराण। पुष्पदंत की वह कौन सी रचना है जिसमें 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है? जसर चरियु, बी अणय कुमार चरियु, सी आदि पुराण, डी महापुराण। इसका सही आंसर होगा बी अणय कुमार चरियु, जिसे नाग कुमार चरित्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। और शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को बहुभूति का शिव सिंह सेंगर ने उसको बहुभूति का और इसे अपभ्रंश का बहुभूति का है। किसको? शिव सेंगर ने पुष्पदंत को अपभ्रंश का बहुभूति का और अपभ्रंश का वेदव्यास भी कहा जाता है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेदव्यास भी कहा जाता है। वेदव्यास महापुराण ग्रंथ की रचना के कारण इनसे अपभ्रंश का वेदव्यास भी कहा जाता है। और शिव सिंह सेंगर ने इन्हें अपभ्रंश का बहुभूति कहा। सेंगर ने इनको क्या कहा है? अपभ्रंश का बहुभूति कहा है। किस ग्रंथ का एक अंश आलाखंड के नाम से लोकप्रिय है? ए हमीर रासो, बी बीसल देव रासो, सी परमाल रासो, डी संदेश रासक। किस ग्रंथ का एक अंश आलाखंड के नाम से लोकप्रिय है? ए हमीर रासो, बी बीसल देव रासो, सी परमाल रासो, डी संदेश रासक। इसका सही आंसर होगा सी परमाल रासो। यानी परमाल रासो का एक अंश आलाखंड के नाम से भी लोकप्रिय है। परमाल रासो वीर रस से सर्वाधिक वीर रस से संपूर्ण रचना पूर्ण रचना है। इसके रचनाकार जगनीक है। और सर्वप्रथम इसका संपादन 1865 में चार्ल्स इलियट नामक तत्कालीन कलेक्टर ने इसको प्रकाशित करवाया था। और इसमें आला उदल नामक दो प्रमुख सैनिकों का वर्णन है। और ये उत्तर प्रदेश में आलाखंड कहा जाता है। इसे उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? आलाखंड के नाम से जाना जाता है। ये एक गेय प्रधान काव्य है, गेय प्रधान है, जिसे बेसवाड़ा, महोबा, बुंदेलखंड आदि स्थानों में प्रमुख रूप से वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी यह उक्ति किस लेखक की? यानी आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी यह उक्ति किस लेखक की है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही आंसर होगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह विद्यापति के बारे में कहा। यह विद्यापति के बारे में जब विद्यापति को भक्ति व श्रृंगारिक कवि मानते हैं तो उस समय कहते हैं। और विद्यापति को प्रमुख रूप से श्रृंगारिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा व राम वृक्ष बेनीपुरी तीनों ने इन्हें श्रृंगारिक कवि माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे भक्ति कवि माना है। पुस्तक जलन हाथ दे चली गज्जन नरपकाज, यह उक्ति किसकी है? ए स्वयंभू, बी चंदवरदाई, सी गोरखनाथ, डी इनमें से कोई नहीं। पुस्तक जलन हाथ दे चली गज्जन निरपकाज, यह उक्ति किसकी है? ए स्वयंभू, बी चंदवरदाई, सी गोरखनाथ, डी
इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, ये थी चंद की है, क्योंकि चंद ने अपने ग्रंथ को पूर्ण नहीं किया। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार चाहता है कि उनके पुत्र जलान ने इस रचना को पूर्ण किया था, इसका उत्तरार्ध भाग को पूर्ण किया था। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर बच्चन, डी रामविलास शर्मा। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? ए धीरेन्द्र वर्मा, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर बच्चन, सी डी रामविलास शर्मा। सही आंसर होगा ए धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को निम्न में से कौन विषम संयोजन है? निम्न में से कौन सा विषम संयोजन है? ए ब्रज विनय पत्रिका, यानी विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में, पद्मावत अवधि में अवधि पद्मावत, मैथिली कीर्तिलता, खड़ी बोली नासिकेतोपाख्यान। अर्थात विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में, पद्मावत की अवधि में, कीर्तिलता की मैथिली में और खड़ी बोली नासिकेतोपाख्यान। सही आंसर होगा सी मैथिली कीर्तिलता, यानी कीर्तिलता की रचना अवहट में की थी, अवहट में की थी, और मैथिली पदावली की रचना की थी। पदावली की रचना मैथिली भाषा में, यानी विद्यापति ने अपनी रचना पदावली की रचना मैथिली भाषा में की थी, और कीर्तिलता व कीर्ति पताका की रचना अवहट भाषा में की थी। मुंज और भोज का प्रादुर्भाव हिंदी साहित्य में कब हुआ? संवत 900, संवत 1100, संवत 1050, डी 1000। यानी मुंज और भोज का प्रादुर्भाव किस हिंदी साहित्य में कब हुआ? ए संवत 900, सी बी संवत 1100, सी संवत 1050, डी 1000। संवत 1000। सही आंसर होगा सी, संवत 1050 में मुंज और भोज का प्रादुर्भाव हिंदी साहित्य में हुआ। अपभ्रंश का उल्लेख सबसे पहले किसके शिलालेख में मिलता है? अपभ्रंश का उल्लेख सबसे पहले किसके शिलालेख में मिलता है? ए वल्लभी राजा धारसेन तृतीय, बी वल्लभी राजा धारसेन प्रथम, सी वल्लभी राजा धारसेन, डी वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय। यानी अपभ्रंश का उल्लेख सबसे पहले किस शिलालेख में मिलता है? ए वल्लभी राजा धारसेन तृतीय, बी वल्लभी राजा धारसेन प्रथम, सी वल्लभी राजा धारसेन, डी वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय। सही आंसर होगा डी वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के उल्लेख शिलालेख में सबसे पहले अपभ्रंश का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से चर्या पदों की मुख्य विशेषता कौन सी है? ए अनुभूति और रहस्य भावना, बी गुरु कृपा वर्णन, सी नीति वर्णन, डी खंडन मंडन। निम्नलिखित में से चर्या पदों की मुख्य विशेषता कौन सी है? ए अनुभूति और रहस्य, बी गुरु कृपा वर्णन, सी नीति वर्णन, डी खंडन मंडन। सही आंसर होगा ए अनुभूति और रहस्य भावना चर्या पदों की मुख्य विशेषता है। महाराजा भोज से लेकर हमीर देव के समय तक की अवधि को आदिकाल माना है। महाराजा भोज से लेकर हमीर देव के समय तक की आदिकाल माना है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी राम कुमार वर्मा, सी राम स्वरूप चतुर्वेदी, डी रामचंद्र शुक्ल। यानी ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी राम कुमार वर्मा, सी राम स्वरूप चतुर्वेदी, डी रामचंद्र शुक्ल। सही आंसर होगा डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाराजा भोज से लेकर हमीर देव के समय तक की अवधि को आदिकाल माना है। 1050 विक्रम से 1375 विक्रम संवत तक माना है। निम्न में से सिद्धों नाथों के साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? ए मनोरंजन,
बी वीरता, सी वज्र यानी विचारधारा की साहित्यिक अभिव्यक्ति, डी प्रसिद्धि प्राप्त करना। यानी सिद्धों नाथों के साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? मनोरंजन, वीरता, वज्र यानी विचारधारा की साहित्यिक अभिव्यक्ति, डी प्रसिद्धि प्राप्त करना। सही आंसर होगा सी वज्र यानी विचारधारा की साहित्यिक अभिव्यक्ति। निम्नलिखित में से किसने वीर गाथा काल के काव्य को देश भाषा काव्य कहा है? निम्नलिखित में से किसने वीर गाथा काल के काव्य को देश भाषा काव्य कहा है? ए राहुल सांकरत्यायन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी चंद्रबली पांडे, आचार्य रामचंद्र, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से किसने वीर गाथा काल के काव्य को देश भाषा काव्य कहा है? ए राहुल सांकरत्यायन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी चंद्रबली पांडे, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही आंसर होगा डी आचार्य रामचंद्र